Hello, welcome to Arvind Singh Academy. And we are discussing some basic concept of chemistry, and this is a video lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching part 7. And in this lecture, we are going to discuss about the law of chemical combination, right? So आज हम law of chemical combination की बात करते हैं. Law of chemical combination, laws of chemical combination. Chemical combination, laws of chemical combination, इसकी बात हम करते हैं आज. There are 5 laws which will govern. There are 5 laws which will govern the combination of elements to form compound. There are 5 laws which govern the combination of elements, to form compounds. So इन 5 laws की बात हमें करना है, राइट ना. ये 5 laws को ओबे करता है. जब भी कोई दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट्स कंबाइन करता है और एक कंपाउंड बनाता है, तो ये 5 laws की बात करते हैं. इस 5 laws में क्या क्या आएगा और उसकी क्या क्या चर्चा होगी. पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास. ये सबको पता है कि पूरी दुनिया में जितना भी मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है. This law says mass neither being created nor being destroyed. ठीक है. द टोटल मास को न तो बनाया जा सकता है न ही उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि द टोटल mass of reactant when chemical combination takes place, then that is the total mass of reactants जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, reactants is equal to total mass of product. जो आउटपुट निकलता है उनका मास और जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनका मास दोनों बराबर होंगे. ठीक है. ये लॉ ये कहता है कि मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है. रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो टोटल मास होगा, जो आउटपुट बनेगा कंपाउंड का, उसका जो मास होगा वो दोनों सेम होगा. हम इसको अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल के जरिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू बनता है क्या, 2H2O. H2O बनता है. तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O. अब हाइड्रोजन की रिलेटिव मास को अगर 1 ग्राम मान लें तो ये 2 इंटू 1 इंटू 2, राइट. ये हो गए हाइड्रोजन के मास. ऑक्सीजन को 16 मान ले तो 16 इंटू 2. सो टोटल 2 इंटू 2 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दैट इज 36 ग्राम से रिएक्टेंट का मास है. अब प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट का मास क्या होगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज 2 इंटू 18, दैट इज ऑल्सो 36 ग्राम. सो 36 ग्राम यहाँ पे भी मास हो गया. यानी जितना रिएक्टेंट में हुआ उतना ही प्रोडक्ट में आया. कोई इसमें से कमीशन नहीं दिया, यानी कोई इसमें लॉस नहीं हुआ. तो मास नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एक सब्सटेंस से जो मास निकलता है वही दूसरे सब्सटेंस में जाकर के दूसरे फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है. और इस बात को सबसे पहले एंटोनी
लेवोजियर नाम के आदमी ने बताया था, और ये 1789 में एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ये एक फालतू की इंफॉर्मेशन है बट फिर भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप जान सकते हैं। ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बात बताई थी मास के बारे में। ये सबको पता है अभी तो, लेकिन उस समय छोटी छोटी बात भी साइंटिस्ट लोग बताते थे और अपना नाम दे देते थे, क्योंकि बाकी की जनता बहुत बेवकूफ थी और लोगों को इतना समझ नहीं आता था। ठीक है, तो ये तो पहला रूल हो गया। अब इसके बाद जो है वो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल जो है वो है सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस रूल का क्या मतलब है? इस रूल का क्या मतलब है ये समझते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, a chemical compound formed by two or more elements in fixed proportion of their mass, irrespective of you can write mass, even irrespective of the availability of the source or availability of the substance, right? substance। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दें कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके और O2 CO2 बनाए, ठीक है। ये इसमें इनकी जो रेशियो होगी कार्बन और ऑक्सीजन की, ये उतनी ही होगी जितना कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके अगर हम बना दें, हीट करें तो ये मिल जाता है CaO प्लस CO2, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस और सोर्स में बी, ऑलवेज यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो जो होगी वो फिक्स्ड होगी। कार्बन की कितनी है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, सो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का वो होगा 12:32, दैट इज 4 3 जा 12, 3:8। ये रेशियो होगी और ये रेशियो फिक्स होगी। दिस रेशियो इज फिक्स्ड फॉर ऑल कंपाउंड ऑफ CO2, ये चाहे जैसे भी बने, कंपाउंड ऑफ CO2, whatever the circumstances from wherever it is made of। तो जैसे भी होगा, जहां से भी बनेगा, जब अगर CO2 बनेगा तो उसकी रेशियो यही होगी। एक कंपाउंड में एलिमेंट्स चाहे कार्बन ज्यादा हो या ऑक्सीजन की एक्सेस हो तब भी इतना ही बनेगा। इवन फॉर्मेशन के टाइम में हो सकता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी अबंडेंट मात्रा में हो, तो भी इतना ही लगेगा, यही रेशियो होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला जो रूल है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड जो रूल है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ का क्या मतलब है? ये थर्ड लॉ है। और इस लॉ का क्या मतलब है? मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कंपाउंड, दो एलिमेंट्स अगर एक दूसरे मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें जो एक एलिमेंट का
जो दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। द डेफिनेशन इज, इफ टू एलिमेंट्स combined to form more than one compound, more than one compound, then one element combined with other element by its fixed mass with other in integral multiple of masses, multiple of mass of other element। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एलिमेंट का जो मास होगा वो दूसरे एलिमेंट के मास के साथ जब कंबाइन करेगा तो अलग कंपाउंड के लिए अलग मल्टीपल में कंबाइन करेगा, यानी उनकी जो मास होगी वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होगी। इसको अगर एग्जैक्टली ऐसे बोले तो कह सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा पहले एलिमेंट के साथ, उनके मासेज की एक सिंपल रेशियो होगी, इसलिए इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी मल्टीपल में होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये ले लूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं H2O। अब इसमें क्या होता है इस कॉम्बिनेशन में, जरा देखिए, यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। सो H2O2 ये बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वाटर बना और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब इसमें यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 2 ग्राम है और ऑक्सीजन के कितने हैं? 32 ग्राम, राइट ना। सो अगर इसको पहले बैलेंस कर ले हम तो क्या होगा बताइए? ये 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, राइट। इसमें हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ कंबाइन किया हुआ है। इस कॉम्बिनेशन में H2O और हाइड्रोजन का इसमें 2 ग्राम, इसमें 32 ग्राम के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड बन गया। एक कंपाउंड ये है जिसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम, इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाउ मेनी? कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, राइट। ओ ऑक्सीजन का सिंबल ओ लिख देता हूँ, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे रेशियो जो हुई ऑक्सीजन का, ये 2 ही ग्राम है, हाइड्रोजन का तो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम है, और 2 ग्राम जो है वो यहाँ पे 2 ग्राम सेम अमाउंट है, यहाँ पे 16 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 32 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी 16 ग्राम और 32 ग्राम एक दूसरे के क्या है? मल्टीपल है। और कैसा मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल है। यही बात हम कह रहे हैं कि ये जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 16 और 32 इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये इसी को कहते हैं कि मल्टीपल 16 के मल्टीपल में कंबाइन करेगा, या तो डबल या ट्रिपल या
4 टाइम्स या 5 टाइम्स, यही कह रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल में कंबाइन करेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम के साथ कंबाइन किया, इसका मतलब इनकी रेशियो हो गई 16:32, दैट इज 1:2। तो ये मल्टीपल हो, ये इसका क्या है, मल्टीपल है, इसलिए मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, कि वन एलिमेंट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स इन मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 16:32 का 1:2। तो इस रूल के बाद अगला जो हमारा रूल है वो क्या है, चौथा रूल। इस रूल को कहते हैं गे-लुसेक्स लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैस। according to this law when gases combine together combine combine or react together, even say gases react together, then they react in terms of volumes. It means volume of one gas, with and volume of other gas bear a simple ratio with the volume of product, right? What is this? Try to understand. जैसे मैं अगर ये कहूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर के बनाते हैं, एक गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो इसकी कितनी वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन की, और क्लोरीन गैस की भी वन वॉल्यूम मिलकर के बनाते हैं, इसका भी वन वॉल्यूम, तो क्या बन जाता है 2HCl। इसके कितने वॉल्यूम बन गए, HCl की एक वॉल्यूम है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 वॉल्यूम बन गए, तो इसके 2 वॉल्यूम बन गए, राइट ना। अब ये 1 और 1 की रेशियो आपस में है ही है, और इसकी 1 की रेशियो इस 2 के साथ 1:2 की है, इस 1 की 2 के साथ 1:2 की है, और आपस में भी इनकी रेशियो है 1:1 की। तो इस तरीके से ये एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। कुछ और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स वाटर H2O, बैलेंस करूं तो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इस तरह से कंबाइंड हुआ, इसकी इसके साथ रेशियो 1:1 है, इसका इसके साथ रेशियो 1:2 है, तो रेशियो इनकी फिक्स्ड है और आपस में भी इनकी रेशियो 2:1 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर ले लिया जाए, चलिए समझने के लिए, कि हाइड्रोजन को अगर हम रिएक्शन करें नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है NH3, यानी यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2NH3 हो जाएगा, राइट ना, बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे 3 वॉल्यूम ऑफ क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से इनको आप 3:2, 2:2 ये रेशियो कह सकते हैं, और 3:2 की रेशियो कह सकते हैं। यानी ये जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में एक रेशियो में होता है, दे कंबाइन इन द फिक्स रेशियो, राइट ना। So one volume of one gas bear a simple ratio to the volume of another gas and also bear a simple ratio to the product that is output। तो ये चौथा रूल था, ठीक है।
Next rule, so the last one is Avogadro law. Avogadro law. Avogadro law. ये क्या था फिफ्थ लॉ? इसमें ये कहा गया कि at the equal temperature and pressure, at equal temperature and pressure, equal volumes of all gases contains equal number of molecules, right? It means what? If the volume, equal temperature and pressure are equal, then equal volume of gases contains equal number of molecules, and that is later explained as Avogadro number, right now? And we can consider it that equal number of molecules contained, whether they are atom or molecules, they contains equal numbers. जैसे हम कहें कि एक there is a concept of polyatomic and diatomic. Hydrogen and oxygen are diatomic, and whereas some other elements which has combined together to form a molecule, more than two atoms combined together to form a molecule, they are called polyatomic. So ये सारी बातें जो है वो अवोगाद्रो लॉ के जरिए बाद में एक्सप्लेन किया गया, और उसके बाद एक डाल्टन साहब ने थ्योरी दिया था, उसको अब हम पढ़ लेते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था? इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे। पोस्टुलेट्स मींस प्रूवन फैक्ट, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डाल्टन ने दिया था वो उसकी एटॉमिक थ्योरी में आता है, और इसको हम समझते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या था ये डाल्टन का, वो एक्सपेरिमेंटल हम देखते हैं। ऑल एटम्स आर मेड ऑफ extremely small unit called atoms. The second postulate was there that atoms of same element come of same elements having same mass. Atoms of same element having same mass, and they have identical properties. Similar properties, you say same properties, similar properties, right? And atoms of different elements may differ by mass. May differ by mass. May differ by mass. May have different mass, right? So the third law, what he has given is compounds are formed by combination of elements, atoms of different elements, right, in fixed ratio. And the last one is this fourth postulates were there, that in which he said that in chemical reaction atoms are reorganized.
in chemical reaction, atoms are reorganized. They are indivisible, so indivisible. They cannot be destroyed. Right? So these are few postulates which is given by Dalton, and on the basis of these postulates, Dalton atomic theory is considered to be the best theory at that time. And इस थ्योरी के आधार पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आगे डेवलप किया है और बहुत सारी चीजें आगे सीखा है। इनके थ्योरी के हिसाब से एटम्स को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता था। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, राइट। लेकिन ये फेल्ड हो गए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये इनके ड्रॉबैक्स थे। डाल्टन्स थ्योरी unable to explain the law of chemical combination. The law of chemical combination. ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि डाल्टन की जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। ये बहुत आ सकता है स्कूल में लिखने के लिए और आपको जानकारी इसकी होनी। नाउ कंसिडरिंग एटॉमिक मास। व्हाट इज दिस? Atomic mass is defined as, it is how many times heavier than, atomic mass of an element is defined as, atomic mass of an element is defined as it is how many times heavier than, 1/12 mass of mass of 1/12 of C12. 1/12 of C12. C12 means कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 हो। कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12, that is carbon isotopes whose atomic mass is 12. ठीक है। So that is called atomic mass unit. That is called atomic mass unit. In short called AMU, right? Atomic mass unit. But now it is just describe this as U only. But now that is U only. Now U for unified mass. अब सिर्फ हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये यूनिफाइड मास होता है। एटॉमिक मास यूनिट। अब एक KMU कितना होगा? तो कार्बन के जो मास है उसको डिवाइड किया गया तो 12 से, तो उसको एक KMU कहा गया। ये होता है 1.66.056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक KMU की वैल्यू होती है। पहले क्या था कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था तो हाइड्रोजन के मास से बाकी के मास को रिलेटिव कंपेयर किया जाता था। जो दुगना था उसको 2 माना गया, जो 3 टाइम्स था उसको 3 माना गया, लाइक दिस। बट कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ था तो हाइड्रोजन को रिलेटिवली यूनिट मान लिया गया और उसके हिसाब से दूसरे के मास को कैलकुलेट किया गया। बट लेटर ऑन it was found that C12, 1/12 of C12 is most appropriate
और इस हिसाब से हाइड्रोजन के मास को अगर कैलकुलेट किया गया तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 हाइड्रोजन AMU हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है कितना, तो ये होता है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इस हिसाब से अब जो इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया था, अब इसके हिसाब से मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया गया। सो नाउ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर इससे कंपेयर किया गया तो ये हो गया 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 डिवाइडेड बाई, कंपेयर किया गया इससे 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24, तो इसका 1.0078 ये आता है। इसको हम इक्विवेलेंट टू 1.008 मान लेते हैं, ये मास माना जाता है हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये एटॉमिक मास यूनिट जो है वो डिफाइन करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर। हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स हेवियर देन mass of 1/12 of C12. So that is why the atomic mass is 1.008, right? Okay. Now the thing is here, that is called atomic mass unit. Thereafter the another term which you need to discuss is average atomic mass. Average atomic mass. Atomic mass. अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये है कि कई ऐसे सब्सटेंस हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में मिलते हैं, यानी उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच इज फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, द एलिमेंट्स which has more than one isotope, which has isotopes are found in different amount, right? So the percentage of amount of availability of the element taken into consideration of calculation of average mass. For example, if I say that, यहाँ पे अगर ये मैं बात करूं कि किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल carbon has the following isotopes, 3 isotopes, and their availability in percentage are like this, and their atomic mass are like this. So average atomic mass that can be calculated by using this fact that, what is that? Average atomic mass can be calculated by product of this average atomic mass of carbon, can be calculated as what, that is 12 into 98.892 plus 13.00335 into 1.108 plus 14.00317 into 2 into 10 to the power -10, and that will be equivalent to 12.011, and therefore atomic mass of average atomic mass of carbon is considered to be 12.011 U.
unified mass. So in this way, average atomic mass can be calculated. Average atomic mass can be calculated depending upon the percentage of ability and their atomic mass, right? The next term is molecular mass. So what is that? Molecular mass. Molecular mass क्या होता है? The mass of a molecule, the mass of molecule, mass of molecule, atoms, mass of, total mass of, ऐसे लिखे, the total mass of atoms, the total mass of atoms present in a molecule is called molecular mass. It's molecular mass. It's molecular mass, right? For example, the molecular mass of H2O, molecular mass of H2O can be calculated as mass of two atoms of hydrogen plus one atom of oxygen, one atom of oxygen, one atom of oxygen. So that is 1 into 2 plus 16, that is 18 AMU. हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को नहीं लिखा है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 18, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लिया है. सिमिलरली मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मोलिकुलर मास ऑफ calcium carbonate CaCO3 we have to calculate. Then what is that? Mass of one atom of Ca plus mass of one atom of carbon and plus mass of 3 atom of oxygen, right? So that can be calculated as mass of one atom of calcium is 40 plus mass of one atom of carbon is 12 plus 16 into 3, that is 100 U. ये हो गया mass of calcium carbonate. So that is called molecular mass. So I hope आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि molecular mass क्या है, atomic mass क्या है, और इसके बाद एक और शब्द है उसको हम समझते हैं, formula mass. ये क्या होता है? Instead of molecular mass, sometimes we calculate formula mass for those compounds which have positive and negative ions. Means the elements do not exist in their individual capacity, that is discrete elements cannot exist together. So they are combined and that is why they are considered to be formula mass. For example, NaCl, इसमें Na एक पॉजिटिव एलिमेंट है और दूसरा है नेगेटिव. Na जो है वो प्लस है और Cl जो है वो माइनस है. They do not exist discrete but they combine together in 3-dimensional structure. In such cases we will consider the formula mass. So formula mass of NaCl is the same thing, mass of sodium plus mass of chlorine, right? Mass of chlorine, mass of chlorine, right? तो इसमें मास ऑफ सोडियम कितना होता है? 23. मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है? 35.5. सो दिस इज 58.5 U. ये हो गया. इस तरह से हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं. ये 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जैसा मैंने बताया, एक सोडियम जो होता है वो आपस में 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है. यहाँ पे इसके किनारे यहाँ पे क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, लाइक दिस. तो इस तरीके से ये 6 क्लोरीन से, एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है एक दूसरे के शेप में. यहाँ पे 1,
2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है और 3D स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये अकेले डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं रह सकता, ये सब है क्लोरीन। एक सोडियम 6 क्लोरीन से कंबाइंड होता है और इस तरह से ये बनता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- होता है, इसलिए ऐसी स्टेज में इनको ये दे डू नॉट रिमेन इन डिस्क्रीट फॉर्म, इसलिए इनको हम इंडिविजुअल कंसीडर नहीं करते। फिर भी इनका जो हमें फॉर्मूला, इसलिए मास तो हम कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ही कर रहे हैं, बट इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग एल्स बट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया किया हुआ है, लेकिन इसको हम एक नया टर्म देते हैं और उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास से हम मोल के बारे में सीखेंगे और मोल कंसेप्ट की जो विशेष अवधारणा है, जो कंसेप्ट है मोल का, उसके बारे में सीखेंगे और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। Till then, namaskar, bye bye, keep watching and subscribe our channel. Don't forget to subscribe our channel and share among with your students as well. अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी लाभ देने मिलने दें और आप भी इसको देखें लगातार। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।